जय हिंद। तो हम लोग सिविक्स में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो पहला चैप्टर है, इसमें हम लोग भाग 1 में हमने अभी तक बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति को देखा और इसका जो आधारभूत बातें था, कुछ आधारभूत बात जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का, उसको हम लोग पहला चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और सत्ता में साझेदारी देता है। सत्ता में साझेदारी का मतलब होता है कि उस देश का जो सरकार, उसमें सभी वर्गों को, सभी जाति को हिस्सा देना। बेल्जियम ने सभी को दिया और वो आज विकसित देश है। और श्रीलंका ने क्या किया, तमिल के 18% जो जनसंख्या था, 18% जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे, उसको उसने नज़रअंदाज किया। उसने उसको सत्ता में साझेदारी नहीं दिया और वहाँ पे लिट्टे नाम का एक गुरु संगठन बनाता है तमिल, और इस तरह से क्या करता है, श्रीलंका तबाह हो गया, गृह युद्ध हो गया और श्रीलंका अभी कहाँ है, एक अविकसित राष्ट्र के रूप में अभी है। तो इसलिए सत्ता में साझेदारी हम लोग को करना चाहिए, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए इससे आगे हम लोग क्या करते हैं, आज पढ़ते हैं भाग 2 में। तो भाग 2 में जो हम लोग पढ़ेंगे आज, वो होगा हमारा सबसे पहले सामाजिक विभेद। तो आइए हम लोग देखते हैं सामाजिक विभेद क्या है। चलिए आइए, तो देखिए सामाजिक विभेद या सामाजिक विभिन्नता हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, बहुत हार्ड नहीं है सिविक्स, जितना हार्ड समझा जाता है उतना नहीं है, ठीक है। देखिए कोई भी ये सिविक्स को लोग जितना हार्ड समझता है ना, ये बिल्कुल रुई का बोड़ा की तरह है। रुई का बोड़ा जब तक आप नहीं उठाए हैं तब तक दूर से देखने में बहुत भारी लगता है, लेकिन जब उठाइएगा तो बहुत हौला होता है, ठीक है। ये सिविक्स भी बहुत आसान लगेगा आज आपको, ठीक है। आज आप मेरे अंदाज में इसको पढ़ करके, समझ करके आज देखिए, ठीक है। तो चलिए, लेकिन इसमें आप लोग को यही कहेंगे कि आप लोग पढ़ते हैं तो साथ साथ अपना एक नोट बनाते जाएं, तब आपको काम करेगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। नहीं तो फिर इसके तब हम इसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विभेद या सामाजिक विभिन्नता क्या है, ठीक है। तो सामाजिक विभेद या सामाजिक विभिन्नता क्या है, देखिए तो हमारे समाज में पाए जाने वाले, हमारे समाज जो हमारा समाज होता है, क्या एक तरह का लोग है? नहीं है, हर तरह लिंग का लोग है, लड़का भी है लड़की भी है, सभी जाति का लोग है, सभी धर्म का लोग है, सभी तरह का खाना पीना खाने वाला, सभी तरह का पहनावा ओढ़ावा, सभी तरह के रीति रिवाज का लोग है। तो हमारे समाज में यही देख रहे हैं ना, अलग अलग बात है ना, अंतर है ना, इसी को हम लोग सामाजिक विभेद या सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। कहा गया समाज में पाए जाने वाले जाति, धर्म, क्षेत्र का मतलब सबका क्या, समाज में सब अलग अलग गाँव से भी होता है। हमारा भारत है तो केवल एक ही क्षेत्र से नहीं है, बिहार भी है, पंजाब भी है, केरल भी, सब है क्षेत्र। और हमारे समाज में अलग अलग भाषा के लोग भी बोलने वाले रहते हैं, अलग अलग रंग के लोग भी रहते हैं, अलग अलग रूप के लोग भी रहते हैं, अलग अलग संस्कृति यानी सभ्यता कल्चर के लोग भी रहते हैं। तो इसके आधार पर समाज में भेदभाव होता है। हमारे समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह का विभिन्नता है, सब अलग अलग तरह के। तो इसी के आधार पर जो अलग अलग तरह के लोग हैं, उसके आधार पर समाज में भेदभाव होता है। नहीं होना चाहिए, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं इसमें कि नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। तो इसके आधार पर भेदभाव देखिए, जैसे आपको भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, लोग अपना भाषा वाला को चाहेगा खूब, दूसरा भाषा वाला को नहीं। क्षेत्र के, अपना क्षेत्र को लोग बढ़िया कहेगा, बिहारी को और सब जगह देखिए मारा पीटा जाता है, जैसे मुंबई में मारा गया, केरल में मारा गया, असम में बिहारी सबको मारा गया, ठीक है। अपना धर्म को लोग बढ़िया कहेगा, अपना जाति को बढ़िया करेगा। जाति तो आजकल का लड़का सब खूब ज़्यादा करता है कि नहीं। खाने के लिए उसके घर में भांग बराबर नहीं होता है, वो जात में देखिएगा ऐसा लगाता है, स्टेटस ये सब करता है, मतलब ये सब तो आज का प्रथा हो गया है, ठीक है। हाँ, तो कहता है धुआं हो जाएगा। आजकल का लड़का देखते हैं कि जाति के नाम पर लगाता है धुआं हो जाएगा, और घर में जाइएगा तो बढ़िया से खाने के लिए नहीं रहता है, और धुआं कर रहा है वो अभी, ठीक है। तो ये जाति के आधार पर भेदभाव करता है कि नहीं करता है। संस्कृति के आधार पर, कल्चर के आधार पर भेदभाव हमारे समाज में होता है, जिसको हम लोग सामाजिक विभिन्नता या सामाजिक विभेद कहते हैं, ठीक है। सामाजिक विभिन्नता या सामाजिक विभेद समझ गए। हमारे देश में, हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जिसको हम लोग सामाजिक विभेद या सामाजिक विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। और तो सामाजिक विभिन्नता आप लोग समझ गए। अब बोलिए, अगर हम लोग भेदभाव करते हैं इसके आधार पे, क्षेत्र, रंग, भाषा, इस सब के आधार पे, तो ये सामाजिक विभेद है। अगर हम लोग ज़्यादा भेदभाव करेंगे, ज़्यादा भेदभाव करने लगे, इससे सब पता है क्या होगा, इससे सामाजिक विभाजन हो जाता है। तो आपको पढ़ना है सामाजिक विभाजन क्या है। देखिए हम लोग क्या पढ़े, सामाजिक विभाजन पढ़ना है हम लोग। यहाँ पे लिखा गया सामाजिक विभिन्नता ही, सामाजिक विभिन्नता या विभाजन तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विभाजन, यानी समाज का बंटवारा कैसे होता है। बोलिए, समाज बढ़ जाता है कभी कभी, देखे हैं आप लोग, समाज कभी कभी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है पता है? तब बढ़ जाता है जब सामाजिक विभिन्नता के कारण समाज में बंटवारा हो जाता है। कभी कभी है, कोई कहेगा हम इस गांव उस गांव, कहते कहते ऐसा होता है, लोग कहता चलो गांव का बंटवारा हो गया, अब तुम्हारा गांव में आज से नौता चपना ही चलेगा ना, तुम मेरे हम लोग के शादी ब्याह में आएगा ना हम लोग, इस तरह समाज का बंटवारा हो जाता है। भाषा करते करते कभी कभी मारपीट हो जाता है।
क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर भी हम लोग का समाज में विभाजन हो जाता है। इसी को हम लोग सामाजिक क्या कहते हैं, हम विभाजन कहते हैं। तो सामाजिक विभिन्नता यानी ये सब जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इस सब के आधार पर हमारे समाज में बंटवारा हो जाता है, हमारा समाज बंट जाता है, ठीक है, जिसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। जैसे यादव और मांझी, जिसको मुसहर कहते हैं, ठीक है, इसमें भी सामाजिक विभाजन है, जबकि एक समाज में रहते हैं दोनों, जबकि ये दोनों में सामाजिक विभाजन हो चुका है। क्यों विभाजन हो चुका है? क्योंकि इसमें देखिए सामाजिक क्या है, इसके बीच सामाजिक क्या है, विभिन्नता है, सामाजिक विभेद है। सामाजिक विभिन्नता क्या है, सामाजिक विभेद क्या है कि यादव क्या करता है, मुख्य रूप से यादव क्या होता है, खेती उती का काम करता है, पशुपालन करता है, गाय भैंस को काम करता है, दूध बेचने का काम करता है वो सब। एक मांझी देखिए वहीं पे, इसमें भी इसका सामाजिक विभेद क्या है कि ये लेबर क्लास का लोग होता है, ये क्या करता है, इसके पास भी कुछ के पास जमीन होता है, ये सब पढ़ाई लिखाई पर कुछ कम ध्यान देता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, तो इसका जीवन स्तर थोड़ा सा नीचे होता है, ये सामाजिक विभेद है। इसका जीवन स्तर थोड़ा सा डाउन है, इसका जीवन स्तर थोड़ा सा अप है। ये कुछ अलग काम को कर रहा है, ये खेती करता है, ये खेत में मजदूर का काम करता है। ये सामाजिक विभेद है दोनों में। इसका रहन सहन में भी अंतर होता है दोनों का। तो ये सामाजिक विभेद इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया हमारे समाज में, इतना ज्यादा हो गया है कि एक लेबर हो गया है, एक मालिक हो जाता है। इस तरह से हमारा समाज बट गया है, यादव में, माझी में, हैं, तो उसके बाद अमीर में, गरीब में, रहन सहन, किसी के पास बहुत पैसा है वह सब अमीर बन गया, गरीब सब एक अलग विभाजन हो गया। अमीर वो सब, वो कौन है, एक समाज में रह रहे हैं, कहेगा वो कौन है, कहेगा वो गरीब है, वो कौन है, वो अमीर है, एक ही जाति का होगा दोनों, लेकिन वो गरीब हो गया, वो अमीर हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास सामाजिक विभेद था। सामाजिक विभिन्नता क्या था, उसके पास पैसा ज़्यादा था, इसके पास कम था। तो इससे हमारा समाज बट गया, कोई अमीर में बट गया, कोई गरीब में बट गया, जबकि आज सब तो मनुष्य है। ये ठीक है? नहीं है ठीक। तो सामाजिक विभेद ही आगे चल के सामाजिक विभाजन हो जाता है, समाज बढ़ जाता है। इसके ऊपर में हम लोग को सामाजिक विभेद और सामाजिक विभिन्नता ये सब नहीं करना चाहिए। हम लोगों को भेदभाव समाज का नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ। और जैसे कि, और देखिए, और जैसे में क्या हुआ, ब्राह्मण और अछूत। देखिए ब्राह्मण अछूत, ब्राह्मण शब्द बिल्कुल, हाँ, अछूत जैसे कि निचला पायदान, हिंदू वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र होते हैं ना, हाँ, निचले क्रम का होता है। हम नाम लेकर किसी का नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इस सबका विरोधी, इसलिए हम नाम लेकर नहीं बताएंगे सब अछूत होता है, होता ही नहीं है, मतलब माना जाता था पहले। तो वो सब कुछ है, निचले पद क्रम में है हमारे, जो कि हिंदू वर्ण व्यवस्था में, वो सबको अछूत माना जाता था, उसको ब्राह्मण को बड़ा माना जाता था, है। क्यों ये विभाजन हो गया? आज जिस रास्ता से अछूत चलते थे, उस ब्राह्मण जिस रास्ता चलते थे, उस रास्ता से ये शूद्र, ये अछूत जाति के लोग नहीं चलते थे। क्यों नहीं चलते थे? क्यों इस दोनों का विभाजन हो गया सामाजिक? उसका रास्ता अलग, इसका रास्ता अलग, उस कुआं पे वो पानी पिएगा, उस पे वो नहीं पिएगा, उस मंदिर में जो जाएगा ब्राह्मण, उसमें अछूत नहीं जा सकता। ये विभाजन हुआ तो क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि ये इसमें सामाजिक विभिन्नता था। विभिन्नता क्या था? ब्राह्मण सबको पढ़ने का अधिकार था, ये बेचारा को पढ़ने का अधिकार नहीं था। नहीं पढ़ते पढ़ते ये एक तरह से ज्ञानी सब कुछ को जानने लगा, ये नहीं जानने लगा, तो इसमें सामाजिक विभिन्नता बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण दोनों का समाज बट गया। तो इस तरह से सामाजिक विभिन्नता जो है, इसको हम लोग को नहीं होना चाहिए, हम लोग नहीं मानना चाहिए इस चीज़ को। नहीं तो ये सामाजिक विभिन्नता आगे चल के देखिए किस तरह से सामाजिक विभाजन हो जाता है। देखिए वही इंसान है, ब्राह्मण हो गया, एक अछूत हो गया। ब्राह्मण किस तरह से ब्राह्मण हो गया बताइए? तो वह कौन सा कर्म किया कि ब्राह्मण हो गया? कौन सा ऐसा काम करेगा कि हम ब्राह्मण को पूजा करेंगे, उसका पैर छुएंगे? बताइए। पंडित जी का बच्चों छोटका होता है ना, तो ये उसको लोग पैर छू के प्रणाम करता है, चाहे वो दारू पी ले रहे, हैं। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। सामाजिक हमारा जो है, सामाजिक विभाजन नहीं होना चाहिए, और सामाजिक विभाजन के लिए सामाजिक विभिन्नता जरूरी होती है। इसलिए सामाजिक विभिन्नता सब जगह होता है, दुनिया के हर देश में है सामाजिक विभिन्नता, हाँ, हर जगह सब तरह के लोग रहते हैं, लेकिन हमको मिलकर रहना चाहिए। सामाजिक विभिन्नता को बढ़ाना नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है, इसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। नहीं तो इससे सामाजिक विभाजन होगा, धीरे धीरे हमारा देश टूटेगा, ठीक है। जिसका सपना देखते आए, जिस देश के लिए भगत सिंह फांसी पे झूल गए, ठीक है, बहुतों ने जान दे दिया, वह सामाजिक वह क्यों हमारे देश गुलाम हो? क्योंकि सामाजिक विभाजन खूब बंटवारा हो गया था, खूब, हाँ। तो इसमें शूद्र सबको मार रहा था, अंग्रेज सब गुलाम बना रहा था, पंडित सबको लग रहा था कुछ समय ठीक है, लेकिन देखिए एक समय पंडित को भी कहाँ छोड़ा, पूरे भारत को गुलाम बनाया। तो इसलिए सामाजिक विभाजन जब एक बार हुआ हमारा, तो हमारा देश नाली में चला गया, अर्थात गुलाम हो गया। फिर अगर हम लोग सामाजिक विभाजन की ओर जाएंगे तो फिर सोच लीजिए क्या रिजल्ट होने वाला है। तो यही हो गया सामाजिक विभाजन, समझ गए आप लोग। उसके बाद सामाजिक विभिन्नता भी आप लोग समझ गए। सामाजिक विभिन्नता कारण ही सामाजिक विभाजन होता है। जैसे ब्राह्मण और अछूत क्या है? सामाजिक विभाजन है, बिल्कुल समाज अलग अलग है। ब्राह्मण एक अलग तरह का इज्जत उसको दे रहा है लोग, और अछूत को एक अलग तरह का नज़र से देखा जा रहा है हमारे समाज में। तो ये सब चीज़, अमीर का अलग, कुछ गरीब का अलग, तो ये सब चीज़ सामाजिक विभिन्नता है, सामाजिक विभाजन है, जो कि सामाजिक विभिन्नता कारण उत्पन्न होता है। इस चीज़ को आप समझ गए, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। समझ गए आप लोग सभी? चलिए इसको समझ गए तो अब हम लोग देखते हैं सत्ता की
सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता का साझेदारी क्या है? तो सत्ता का मतलब तो आप लोग समझ गए, कुर्सी। कुर्सी यानी सरकार, कुर्सी यानी, तो क्या किसी भी देश में, किसी भी समाज में क्या केवल एक ही धर्म का लोग रहता है? किसी भी देश में क्या एक ही धर्म का लोग रहता है? क्या एक ही जाति का लोग रहता है? क्या एक ही लिंग का लोग रहता है? कोई ऐसा देश है जहाँ पे सिर्फ पुरुष हो, स्त्री नहीं हो? कोई ऐसा देश है जहाँ पे सिर्फ हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो? या एक ही भाषा बोलने वाला क्या लोग है? जहाँ ईसाई है ना, वहाँ भी ईसाई दो प्रकार का, जहाँ जिस देश में सिर्फ ईसाई है उस देश में भी ईसाई दो प्रकार में बटा है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। मुसलमानों है तो वो शिया सुन्नी में बटा हुआ है। हिंदू का तो खैर गप्पे नहीं कीजिए, उसका तो कितना कहता 73-74 करोड़ देवीय देवता है। और आश्चर्य का बात हमको लगता है कि जिस समय भारत का आज़ाद हो रहा था, उस समय भारत का आज़ादी के समय जनसंख्या था 30 करोड़ और हिंदू का देवता था 73 करोड़। मतलब एक आदमी पर देवता 2-3 गो था, बताइए। ठीक है, तो बताइए वो लोग देवता को मनाता होगा कि क्या करता होगा? देखिए कुमारे उमार में लोग सब पूजा पाठ कर लेता है ज़्यादा, काहे कि पता है, क्योंकि शादी ब्याह के बाद फिर कन्या को मनाने में लग जाता है। ठीक है, देवता को मनाने का फुर्सत लोग को रहता नहीं है, इसलिए जो है पूजा पाठ कर लीजिए अभी, क्योंकि शादी के बाद अब बीवी को भी तो मनाना है, उसके भी तो समय चाहिए। ठीक है, तो सत्ता का साझेदारी, सत्ता का मतलब होता है देश का सरकार या कुर्सी। तो उस और किसी भी देश में हर तरह का लोग है, हर जाति का लोग है। किसी को भी अगर अनदेखा कीजिएगा तो श्रीलंका को याद कर लीजिए एक बार, क्या हासिल हुआ। ठीक है, तो इसीलिए सत्ता यानी कि कुर्सी में सबको साझेदारी मतलब हिस्सा देना है, देना है कि नहीं देना है। इसी सत्ता में यानी देश का सरकार में सबको आने दीजिए, सबको, जात को, सब क्षेत्र से, बिहार से, हर लड़का लड़की, सब औरत पुरुष, सबको क्या करने दीजिए, मंत्री बनने दीजिए। लड़का लड़की का मतलब नहीं करे, बच्चा को मतलब स्त्री पुरुष को, बिहार से, केरल से, पंजाब से, हर जाति से, हर धर्म से, हर भाषा के लोग को वहाँ पर मंत्री बनने दीजिए, नहीं तो फिर ये नाराज हो जाएगा, श्रीलंका वाला हालत हो जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब किसी शासन व्यवस्था में यानी सरकार में सामाजिक समूह के, हर सामाजिक समूह मतलब सब ऊंच नीच, गोरा काला, सबको भागीदारी, सत्ता भागीदारी मतलब हिस्सेदारी सत्ता में, यानी सरकार में सबका हिस्सा होता है, सबका एगो दूगो मंत्री होता है। तो इस व्यवस्था को सत्ता का साझेदारी कहते हैं, और ये होना जरूरी है, नहीं तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा, खतरा में पड़ जाएगा। सभी को हिस्सा होना चाहिए। समझ में आ गया सत्ता का साझेदारी? जब किसी देश की सरकार में सभी वर्गों को हिस्सा दिया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता का साझेदारी कहते हैं, और ये जरूरी है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, चलिए इससे जो समझ में आ गया, तो चलिए हम आगे अब बढ़े। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सत्ता के साझेदारी के कई रूप हैं। सत्ता के साझेदारी है कि नहीं हमारे देश में, इसको बोलते हैं सत्ता के साझेदारी के कई रूप हैं। तो सत्ता के साझेदारी के रूप हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो सत्ता के साझेदारी के रूप देखिए, तो सत्ता के साझेदारी का सबसे पहला रूप है सरकार के विभिन्न अंगों में। सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता को बांटा गया, देखिए विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका और उसके बाद न्यायपालिका। विधायिका में बताया कानून बनाएगा, इसमें सांसद आएगा। इसके बाद कार्यपालिका में प्रधानमंत्री सब आएगा, ये कानून को लागू करेगा, और न्यायपालिका इस कानून का देख रेख करके, इसमें कोर्ट पुलिस आएगा। ये देखिए बांटा गया। फिर सरकार के विभिन्न अंगों में बांटा गया, फिर सरकार के विभिन्न स्तरों में बांटा गया। विभिन्न स्तर में कैसे, देखिए केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री आता है, इसमें राष्ट्रपति आता है, फिर राज्य सरकार, इसमें कौन सा आता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आता है, फिर स्थानीय सरकार, मुखिया, प्रमुख, मेयर, चेयरमैन जो भी होता है वो सब आता है। देखिए एक जगह रखा गया है, बांटा गया ना सबको। तो हम लोग को भी हमारा समाज में इस तरह से बांटना चाहिए, घर में भी करना। जब देश हमारा सत्ता को बांट के काम कर रहा है तो हम लोग घर में किसी का हक हड़पेंगे तो लड़ाई होबे ना करेगा, होगा। ठीक है, जब भी हम लोग हड़पने का ख्याल आएगा भी मन में, तो हम लोग श्रीलंका को याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए विभिन्न जाति धर्म, और उसके बाद देखिए हम लोग का सत्ता और बटा है, स्थानीय सरकार में बटा हुआ है। ठीक है, स्थानीय सरकार, उसके बाद विभिन्न जाति, सब जाति का लोग नेता में है अभी लगभग। उसके बाद धर्म, सब धर्म का लोग है कि नहीं, हिंदू मुस्लिम सब धर्म लोग मंत्री बना है, हर भाषा का लोग है, हर क्षेत्र का लोग है, हर लिंग का लोग, लड़कों लड़की। देखिए प्रधानमंत्री मोदी है तो राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है कि नहीं। तो इस तरह से हर लिंग के लोग, विभिन्न दबाव समूह एवं राजनीतिक दल के बीच, और सभी दबाव समूह किसे कहते हैं, लोगों का ऐसा समूह जो नेता सबसे अपना बात मनवाने के लिए आंदोलन करता है, समूह बनाता है, उसको दबाव समूह कहते हैं। ये सब के बीच क्या सत्ता बटा हुआ है, सब राजनीतिक दल के बीच में क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमारा बीजेपी अभी केंद्र में सरकार बना लिया, लेकिन आरजेडी का जो भी या कांग्रेस का जो भी सांसद बना वो भी तो वहाँ पे बैठा है संसद भवन में, तो वो सबको हिस्सा मिला है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी जीत गया है तो अब जो भी आरजेडी या कांग्रेस का जो सांसद बना उसको नहीं बैठने देगा संसद भवन में,
उसका बात नहीं सुना जाएगा, सुना जाएगा। तो ये सबको हिस्सा दिया जा रहा है, दबाव समूह को सबको हिस्सा दिया जा रहा है। फिर हमारा ये देश क्या हो रहा है, चल रहा है, नहीं तो हमारा देश चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अब सत्ता की साझेदारी समझ गए कि देश का सरकार में या देश का कुर्सी में अगर सभी वर्ग को, अमीर गरीब ऊंचा नीचा जितना भी हो, सबको हिस्सेदारी दिया जाता है, उसको सत्ता की साझेदारी करते हैं। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है? एक शब्द में आंसर होगा हाँ या नो। तो जवाब होगा जरूरी है। अगर हाँ तो कैसे, क्वेश्चन ही कर रहा है जरूरी भी है, तो पूछ रहा है कैसे जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं। कहता हाँ लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि इससे लोगों में टकराव कम हो जाता है, लोग मारकाट नहीं करता है। देखे ना वहाँ पे तमिल को नहीं दिया तो क्या हुआ, मारकाट वाला लिटरेट नाम का संगठन बना। हम लोग भी गांव में जब ऐसा किसी को जब हिस्सा नहीं देंगे तो वहाँ पे मारकाट होता, कहता तब हम लड़बो, है कि नहीं। तो इसलिए क्या करता है, इससे कम हो जाती है। सत्ता में साझेदारी हो जाने से समाज के सभी वर्ग देश के विकास में योगदान देता है और देश के हित के बारे में सोचना शुरू करता है। जब सत्ता में साझेदारी तो सब देश के लिए सोचता है। मान लिया किसी वर्ग को हम सत्ता में साझेदारी नहीं देंगे तो देश के लिए क्या सोचेगा, कहेगा देश हमको क्या दिया है, देश में हमारा कोनो सरकार बनल है, देश के लोग कोनो के हमारे सरकार बनल है कि कोनो मेरे बारे में सरकार सोचता है, क्या है मेरा, क्या हम देश के लिए सोचेंगे। जाओ हाँ वही से मिल जाएगा, उधर आतंकवादी से 2-4 को ला के धुका देगा, है कि नहीं। तो इसीलिए किसी भी वर्ग को हम लोग क्या कर सकते हैं कि अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या जरूरी है, अगर हम सबको सत्ता में साझेदारी देंगे तो सब खुश रहेगा ना भाई, चलो देश का बात है, चलो देश का विकास करते हैं, सब मिलकर सोचेगा देश का भलाई। तो इसीलिए कहा समाज के सभी वर्ग देश के विकास में योगदान देगा और देश का हित के बारे में सब सोचेगा, नहीं तो अनहित के बारे में सोचेगा, क्या ये देश हमको दिया क्या है कि नहीं है, सोचेगा। अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होगा तो लोग ऐसा नहीं करेगा, कैसा नहीं करेगा, देश के लिए नहीं सोचेगा, ठीक है। इसलिए सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र का प्राण है। क्या है लोकतंत्र का, क्या है सत्ता में साझेदारी प्राण नहीं है, क्या है आत्मा है, क्या है आत्मा है। यहाँ पे गलती है, क्या हो गया आत्मा होगा, क्या होगा आत्मा। लोकतंत्र का प्राण कहते हैं हम लोग किसको, राजनीति दल को, राजनीति दल को हम लोग लोकतंत्र का प्राण कहते हैं और सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहते हैं। ये बात समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में खूब आता है। तो सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र का आत्मा कहते हैं और राजनीति दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। तो बोलिए क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है कि नहीं है, अगर है तो कैसे है, ऐसे है कि जब सबको सत्ता में साझेदारी देंगे तो सब देश के लिए सोचेगा, नहीं देंगे तो कोई देश के लिए नहीं सोचेगा, ठीक है। इसलिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है, अर्थात सबको सरकार में, सबको शासन में जरूरी हिस्सा है, सभी को बात को सुनना जरूरी है। इस चीज को आप लोग समझ गए, ये अगर आप समझ गए तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ थोड़ा हम लोग शासन का बंटवारा देख लेते हैं। तो शासन का बंटवारा 2 तरह से किया गया है। शासन का बंटवारा 2 तरह से होता है, एक होता है क्षैतिज बंटवारा, हम पढ़ाए तो वहाँ पे शासन के प्रकार में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इससे पहले हम बताया आपको शासन के प्रकार में बता दिए थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, फिर बता दिए शासन के प्रकार में केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो आप कहिएगा, पूछ रहे थे ये क्या हो रहा है, फिर बच्चे के मन में सवाल आया होगा। तो देखिए हम लोग शासन को 2 तरह से बांटते हैं। क्षैतिज बंटवारा जब करते हैं ना तब भी 3 तरह का होता है, उसमें आता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और जब इसको हम लोग स्तरीय बंटवारा करते हैं तब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार आता है, ठीक है। केंद्र सरकार क्या है, राज्य सरकार क्या है, ये सब तो आप लोग समझ ही चुके हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सवाल है इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को देखना है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना चाहिए हम लोग की जानकारी। धर्म का मतलब तो धर्म होता है, धर्म का मतलब तो धर्म होता है, क्या होता है धर्म का मतलब तो धर्म होता है। निरपेक्ष का मतलब होता है आजाद, निरपेक्ष का मतलब क्या होता है आजाद या परे होना। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है वही तो समझना है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है ऐसा राज्य, ऐसा देश जो धर्म से क्या हो, जैसे हमारा भारत धर्म से आजाद है, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भारत किसी भी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता। भारत में हिंदू की संख्या ज्यादा है लेकिन ये हिंदू का समर्थन नहीं करता है, अर्थात भारत का अपना कोई धर्म, अलग बात है कि हिंदू यहाँ पे ज्यादा है लेकिन धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ये सभी धर्म को समान आदर देता है। जितना आदर मुस्लिम धर्म को देता है उतना हिंदू को देता है, जितना ये अल्लाह को मानता है उतना वह राम को मानता है, उतना ही वाहेगुरु को मानता है, उतना ही यह ईसा मसीह को भी मानता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जब किसी देश या राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होता है। अपना जब धर्म होगा बाबू, तो श्रीलंका देखा ना, सिंगली धर्म को दे दिया, बौद्ध धर्म को सिंगली भाषा और बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दे दिया था ना। अब पाकिस्तान इस्लाम धर्म को संरक्षण दे दिया, कहा मेरा धर्म इस्लाम है, जो मुस्लिम धर्म को मानेगा, इस्लाम धर्म को मानेगा, उसके बारे में अच्छा सोचता है पाकिस्तान। जो हिंदू होता है दूसरा धर्म वहाँ उसको मारता है खुद लोग। देखिए आज पाकिस्तान का हालत, श्रीलंका में देखिए बौद्ध धर्म को संरक्षण, एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म बना दिया, देखिए वो भी गरीब है। तो किसी भी देश को धर्म को कपार पर लेकर नहीं चलना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। बार बार धर्म को इंसान ने बनाया है, धर्म ने इंसान को नहीं बनाया है,
इस बात को हमेशा याद रखिएगा। लेकिन आजकल धर्म के लिए लोग मर रहा है, कट रहा है। और हम कहीं पे पढ़े थे, लिखा था कि प्राचीन पुस्तक के चलते मनुष्य के बच्चा को मार डालेगा, और यही हो रहा है आज। रामायण क्या है, महाभारत क्या है, कुरान क्या है, बाइबल क्या है? एक किताब है जो किसी ने लिख दिया, और उसके चलते देखिए आज आदमी के बच्चा को मार रहा है, हिंदू मुस्लिम को काट रहा है, मुस्लिम हिंदू को काट रहा है, और एक किताब के चलते। तो कितना गहरी बात है। कहा है किसी ने कि एक प्राचीन किताब के चलते देखिए एक दिन आएगा कि मनुष्य के बच्चा को मारेगा, मार रहा है। ठीक है, ये समझना है धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं बना है। ठीक है, धर्म मनुष्य के लिए बना है, हम लोग के लिए धर्म बना है, धर्म हम लोग को फायदा के लिए बना है। हम लोग धर्म के लिए, हम धर्म का रक्षा करेंगे। लोग से कहता है ना हम धर्म का रक्षा करेंगे। धर्म का रक्षा तुम काहे करेगा? तुम राम का रक्षा काहे करेगा? राम अपना रक्षा खुद करेगा है। कोई राम का रक्षा करने में लगल है, कोई अल्लाह का रक्षा करने में लगल है। अभी के डेट में देश का समाज परिवार का ख्याल ही नहीं है किसी को। हमारा देश अभी विकासशील है, विकसित अभी तक हुआ नहीं, इसका किसी को टेंशन नहीं है। उसको राम का रक्षा का टेंशन है, किसी को अल्लाह का रक्षा का टेंशन है। तो यही सब बात सोचने का है। देखिए दुनिया में और सब देश देखिए आज कहाँ पे चला गया, मंगल पे चला गया बहुत सारा देश है। और हमारे भारत का लोग मंदिर के नीचे मस्जिद खोज रहा है, मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहा है। इसी में लगल है हमारा भारत। तो ये सब हम लोग का सोच है। ठीक है, सुधारना चाहिए, हम लोग को धर्मनिरपेक्ष बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष है हमारा, लेकिन हम लोग मानते कहाँ हैं? क्योंकि हम लोग पढ़े ही नहीं। पढ़ेंगे तो ना समझ, क्योंकि इतना लोग पढ़ा है भारत में, बहुत लोग कम पढ़ा है भारत में। देखिए भारत में ना साक्षर ढेरी है, शिक्षित कम है। साक्षर और शिक्षित में अंतर होता है। साक्षर और शिक्षित में क्या अंतर होता है? साक्षर उसको कहते हैं जो अक्षर यानी कि साइन करने जाने गया ना, हस्ताक्षर करने के लिए, उसको कहता है साक्षर। और कहता है, सरकार दिखाता है देखो हमारे भारत में इतना लोग साक्षर हो गया, 80%, 85% लोग, 90% लोग साक्षर हो गया। लेकिन लोग बड़ा खुश रहता है, वाह 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 वाह, मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया, खुश हो जाता है कि इतना को साक्षर कर दिया। लेकिन साक्षर का मतलब पता है कि उसको साइन जो कर रहा है ना उसको साक्षर करता है। तो साइन करने तो सब जानता है, हमारे गाँव में भैंस चराता है वो साइन करता है, तो क्या कहेंगे? उसको साक्षर कहेंगे? नहीं, शिक्षित बनना चाहिए। शिक्षित उसको कहते हैं जो हर बात को समझता है, हर बात के कारण को समझता है। तो साक्षर है हमारे देश में ज़्यादा लोग, शिक्षित नहीं है। शिक्षित नहीं तो वो संविधान पढ़ता नहीं है कि हमारा देश खुद कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। यहाँ पे लोग राम को बचा रहा है, कोई अल्लाह को बचा रहा है, सही कि नहीं? अपना घर परिवार देश का उसको ख्याल ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। तो हम जब किसी देश या राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होता है तथा सभी धर्म को सरकार द्वारा क्या करता है? समान आदर देता है। आप देखिएगा नेता सबको ध्यान से देखिएगा, वो संविधान पढ़ा होता है, वो जानता है। वो देखिएगा मंदिर में जाकर बढ़िया से वो पूरा भगवा गमछा लेकर के पूजा कर लेगा, और मस्जिद में जाकर टोपी लेकर नमाज पढ़ लेगा। आप देखे होंगे नेता का कोई जात नहीं होता है, होना चाहिए। देखिए वो सब धर्म को आदर प्रदान करता है, उसको वोट सबसे चाहिए। क्या कोई भी नेता है जो केवल हिंदू का वोट लेके जीतता है, या कोई है जो मुस्लिम का वोट लेके जीतता है? सबका वोट की जरूरत है और जरूरी भी है। और वो सब का देखिए क्या करता है, वो टोपी पहन कर नमाज पढ़ लेगा, भगवान लेकर के वो पूजा कर लेगा, सब कुछ कर लेता है वो। तो सरकार सभी को समान आदर देता है। ठीक है, सभी को क्या करता है? समान आदर देता है। हम लोग को भी समान आदर, सभी धर्म को आदर देना चाहिए। हाँ, आप देखिए ना, आप मस्जिद बनाइएगा तो यो जाइएगा ना, कोई नेता से वो चंदा दे देगा आपको। आप मंदिर बनाइएगा तो ये देगा, समान आदर दे देगा सबको। तो यही होना चाहिए जाता है। तो उसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि इसका कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, इसीलिए भारत आज दुनिया में, आज एक बार पता है भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा विविधता कहीं है तो भारत में है। अगर दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा जाति का लोग, धर्म का लोग, भाषा का लोग है तो वह भारत है। लेकिन सबसे शांति से भी अगर है तो वह भारत है। कारण क्या है? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष है या किसी एक धर्म को मानता नहीं। आज भारत हिंदू को मानने शुरू कर दे, हिंदू को खाली ज़्यादा वैल्यू देने लगे, कल देखो भारत में बड़ा बड़ा ब्लास्ट होगा, बड़ा बड़ा सब कुछ होगा, भारत फिर से टूट जाएगा। तो यही क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है जब कोई भी देश किसी एक धर्म को वैल्यू न देकर सभी धर्म को बराबर इज्जत देता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। हमारा भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो चलो अब वो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है यहाँ पे हम लोग देखते हैं परिवारवाद या वंशवाद या भाई भतीजावाद क्या है। ये बिहार में सबसे ज्यादा चलता है। परिवारवाद, वंशवाद या भाई भतीजावाद, ये बिहार में सबसे ज्यादा। तो किसको कहते हैं? देखिए वह मानसिकता मतलब सोच, वह सोच जिसके तहत कोई भी राजनीति पार्टी अपने ही सगे संबंधी को यानी रिश्तेदार को चुनाव के समय टिकट दे देता है।
तो उसे परिवारवाद कहते हैं। परिवारवाद भारतीय संविधान का प्रमुख अवगुण है। ये भारतीय संविधान बोल रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र कहिए या संविधान कहिए, ये भारतीय लोकतंत्र का क्या है एक, ये भारतीय परिवारवाद या वंशवाद, ये क्या भारतीय लोकतंत्र का क्या है एक चुनौती है। यानी इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अवगुण है, ये खराब चीज है। क्यों, क्या होता है कि कोई भी नेता क्या करेगा, टिकट किसको देता है, अपने भाई को, अपना मौसा का बेटा को, अपना रिलेशन में किसी को दे देता है। अब भले वो आदमी बढ़िया नहीं हो, अपराधी हो, कुछ भी हो, उसको टिकट देता है। इससे क्या होता है कि एक के खानदान का आदमी नेता बनते, नेता का बेटा नेता, नेता का बेटा नेता, तो ये क्या हो रहा है, राजा का बेटा राजा बन रहा, तो राजतंत्र तो था वो भी। यहाँ भी जब नेता का बेटा नेता बन रहा, तो इसको लोकतंत्र कैसे कहेंगे हम। राजतंत्र में फिर इसमें कौन सा अंतर रह जाता है, कोई अंतर है। राजा का बेटा जिसमें राजा बनता है उसको राजतंत्र कहते हैं, वो बढ़िया नहीं था, बहुत जगह क्रांति हुआ, हमारे देश में हट गया। यहाँ पर नेता का बेटा नेता बन रहा है फिर, तो ये क्या, इसको लोकतंत्र कहेंगे। इसलिए ये खराबी है लोकतंत्र में, ये नहीं होना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए, है कि नहीं, ये अवगुण है। तो वंशवाद या परिवारवाद या भाई भतीजावाद समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका उदाहरण बड़ा अच्छा लालू का देखे हैं ना, लालू के बाद उसका बेटा, उसके बाद एक और है बड़का तेज प्रताप यादव, पता नहीं क्या सब क्या करते रहता है, कौन सा कॉमेडी करते रहता है, उसको मंत्री उधर बना देता है। फिर उसका एक बेटी है, उसको हर जगह से मतलब अपने को टिकट दे देता है हर जगह। ये लोकतंत्र का क्या है, एक तरह का क्या है, अवगुण है पूरा का पूरा। ये नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये समझ में आ गया ना, वह मानसिकता, वह घटिया सोच जिसके तहत कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने ही सगे संबंधी को चुनाव के समय क्या दे दे, टिकट दे देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र का एक अवगुण है, इसको दूर करना, जिस दिन ये दूर कर देगा इस चीज को, उस दिन हमारा भारतीय लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। अभी हमारा भारतीय लोकतंत्र उतना मजबूत नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक ये सब गुण है इसमें, ये हमारा भारतीय लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो सबसे ज्यादा परिवारवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, ये सब कहाँ होता है, हमारा बिहार इसके लिए क्या है, मशहूर है कि नहीं। हमारा बिहार क्या है इसके लिए, आइए ना, हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा सीधा कपार में, ठीक है। तो ये सब चीज हमारा बिहार में बड़ा अच्छा होता है। आइए हम लोग बिहार के बारे में, तो देखिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछता है कि परिवारवाद और जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। परिवारवाद और जातिवाद, परिवारवाद मतलब तो समझ में आ गया, टिकट देता है। जातिवाद मतलब जात पात के आधार पर, मेरा जात का कोई नेता खराब हो गया, चाहे उल्लू का है ना, उसी को वोट दे देंगे, ठीक है, इसको कहते हैं जातिवाद। चाहे वो उल्लू का है ना, वो गधा का है ना, बैल का है ना, ठीक है, उसको हम टिकट, इसको कहते हैं जातिवाद। परिवारवाद का मतलब अपने ही टिकट। तो ये बिहार के लोकतंत्र को या भारत के लोकतंत्र को असर डालता है, बिल्कुल असर डालता है। कैसा डालता है, बढ़िया कि खराब, बिल्कुल खराब असर डालता है कि नहीं। इससे बुरा लोग क्या होता है, सरकार में आ जाता है। बुरा लोग जब सरकार में आ जाएगा तो पता है कि क्या हाल होगा, देश का क्या होगा, क्या योजना आएगा, क्या विकास होगा, ये समझ में आता ही होगा। तो ये किस तरह से, देखिए किस तरह से परिवारवाद और जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को प्रभावित करता है, देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है जातिवाद और परिवारवाद लोकतंत्र को पूरी तरह प्रभावित करता है, पूरा बुरी तरह प्रभावित करता है। इसके तहत मंत्री का बेटा चाहे वह नालायक क्यों ना हो, फिर भी वह क्या बन जाता है, मंत्री बन जाता है। जबकि गरीब का बेटा योग्य हो, गरीब का बेटा पढ़ल लिखल भी होते हुए भी वह बेरोजगार, वह क्या हो जाता है, बेरोजगार बैठा रहता है। और नालायक उधर शासन करता है, और लायक उधर क्या करता है, बेरोजगार बैठा हुआ है। तो वह देश क्या है, वह लोकतंत्र नहीं है, वो कौन तानाशाह से कम नहीं है, वो तानाशाह शासन से कम नहीं है, बैठा होता है। ऐसे उम्मीदवार टिकट, और ऐसे उम्मीदवार, कैसे उम्मीदवार जो परिवारवाद को मानता है, ऐसे उम्मीदवार टिकट अपने ही रिश्तेदार को देता है, जिससे और दूसरे भले उम्मीदवार जो अच्छा होता है को मौका नहीं मिलता है। यह लोकतंत्र का चुनौती है। जैसे कि इंदिरा गांधी ने सरकार बनाया और सत्ता राजीव गांधी को दे दिया, राजीव गांधी के बाद देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी चल रहा है अभी तक, देश को बपोती समझ लिया है। ये ठीक नहीं है। हालांकि अब तो मोदी के अब तो निकल गया है, बीजेपी के पास है, ठीक है सरकार, तो ये अब ठीक है। लेकिन कि बहुत दिन तक लगभग 60-65 साल तक मतलब जो है इस तरह से हमारा देश फंस करके रहा, ये ठीक नहीं है। ऐसे उम्मीदवार को जनता से कोई मतलब नहीं होता है। जिसका बापे उसको टिकट देकर जितवाया है, उसको जनता से क्या, बाप टिकट दिया है, बाप के नाम पर जीत गया है, बाप बढ़िया नेता था मान लेते हैं, और जीत गया है। अब उसको जनता से, क्योंकि वो जमीन पे कभी आया नहीं, बाप के बल पे सब कुछ हुआ है, रिश्तेदारी के बल पे हुआ, तो वो कमाने में लग जाता है। इसको जनता से कोई मतलब नहीं होता। ऐसा लोग को परिवारवाद और जातिवाद का होता है। इसको खाली अपना जाति को देख लेता है, ठीक है, अपना जाति को देखता है और बस, इसको जनता से कोई मतलब नहीं होता है। जातिवाद से भेदभाव ही उत्पन्न हो जाता है,
और कोई सरकार जब एक जाति को खास कर देखेगा तो भेदभाव हो जाएगा हमारे समाज में, और हमारा समाज विभाजन हो जाएगा, टकराव हो जाएगा, हमारा समाज फिर से टूटने लगेगा। इसलिए जातिवाद और परिवार बिहार के लोकतंत्र ही नहीं, दुनिया के किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। दुनिया के, बिहार क्या, भारत क्या, दुनिया के किसी भी लोकतंत्र के लिए जातिवाद और परिवारवाद ठीक नहीं है। ये अवगुण है, और जो चीज़ को हम लिखा रहे हैं कि अवगुण है, ये चुनौती है या अवगुण है, चुनौती या अवगुण, जो चीज़ क्वेश्चन में लिखा रहा है वो सब जब दूर होगा तब हमारा भारत का लोकतंत्र एक अच्छा लोकतंत्र कहलाएगा। ठीक है, अभी भी हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत नहीं हुआ, अभी भी संघर्ष कर रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ हमारे लोकतंत्र में अभी भी है। ये जिस दिन खत्म हो जाता है उस दिन हमारा लोकतंत्र पक्का हो जाएगा। अभी भी हमारा लोकतंत्र पक्का नहीं हुआ है पूरा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विविधता में एकता का क्या अर्थ है। तो विविधता में एकता का क्या अर्थ है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे भारत में दुनिया में सबसे अधिक विविधता कहीं है तो कहाँ है? भारत में है। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर रीति रिवाज के लोग, हर पहनावा ओढ़ावा के लोग, हर भाषा के लोग हमारे भारत में हैं, लेकिन फिर भी सभी क्या है? एक है। फिर भी सभी क्या है? एक है। तो देख रहे हैं, वही कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र का प्रमुख विशेषता है। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा विशेषता है कि यहाँ पे सब जाति का लोग है, लेकिन सबसे अच्छा से रहता है, कोई मारपीट कुछ भी नहीं। ठीक है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है, इसलिए हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष भी है कि नहीं है? कोई अपना धर्म नहीं है। हमारे देश में कई धर्म, संप्रदाय समझता है? संप्रदाय का मतलब होता है एक ही धर्म में भी बहुत सारे, जैसे हिंदू धर्म में ढेरी संप्रदाय होता है, कोई कबीर मत, उसके बाद कौन होता है संत मत, ढेरी सारा मत होता है इस तरह से। तो इस तरह को मत कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं। एक धर्म के अंदर ढेरी संप्रदाय फिर हो जाता है, जैसे शिव चर्चा वाला का अलग मत है, तो अलग अलग संप्रदाय हुआ वो सब। हिंदू धर्म के अंदर देखो, कोई शिव चर्चा, कोई कबीर मत, कोई संत मत, कौन मत होता है हमको पता भी नहीं उतना, तो वो सबको संप्रदाय। एक धर्म के अंदर जो बहुत सारा मानने वाला होता है, पूजा का तरीका अलग अलग, उसको संप्रदाय कहते हैं। तो वो सब हमारे देश में है, वैसे वैसे लोग हमारे देश में हैं। इन सब लोगों में कई धर्म, ये सब लोग जो है एक धर्म के नहीं है हमारे देश में। ये सभी लोग एक धर्म के नहीं है, ये सब क्या है? कई धर्म। क्या हो जाएगा? धर्म। कई धर्म को भाषा, जाति, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होता है सबका। ये सभी लोगों का, यही सभी लोगों के होगा यहाँ पे, सभी लोगों के धर्म, भाषा, जाति, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति सब एक नहीं होता है। सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। सब किसी के देखिए शादी किसी ढंग से कराता है, कोई शादी किसी ढंग से कराता है, कोई कोनो कपड़ा पहनता है, कोई सलवार सूट पहनती है, कोई साड़ी पहनती है। तो सबका पहनावा और रीति रिवाज, खाना पीना भी सबका अलग अलग है। लेकिन जब बात भारत का आता है तो सब एक हो जाता है। यही हुआ अनेकता में एकता। समझ में आ रहा है ना? लेकिन सब अलग अलग है, लेकिन सब निवास कहाँ करता है? भारत में करता है। तो सब एक हुआ कि नहीं हुआ? जब कभी बात भारत की आती है तो सभी क्या हो जाते हैं? एकजुट हो जाते हैं। अगर भारत में आज पाकिस्तान हमला करेगा सब एक हो जाएगा, है कि नहीं है? चीन करेगा तब भी हो जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, भेदभाव। हालांकि पाकिस्तान का नाम आता तो लोग को ज्यादा जोश आ जाता है कि नहीं? तब लेंगड़ा भी कहता दौड़ने लगता है उस समय। चलिए, तो भेदभाव को भूल कर जब बात, भले हम लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग तरह से रीति रिवाज करते हैं, अलग खाते पीते हैं, अलग पहनते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, अलग ढंग से जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भारत का आ जाएगा तो सब हम लोग एक हो जाएंगे, सब भेदभाव को छोड़ देंगे। है भोजपुरी बोलने वाला, हिंदी बोलने, मगैया बोलने वाला, संथाली बोलने, सब हम लोग एक दूसरे होकर के सब एक दूसरे का मदद करेंगे। अगर मान लीजिए कहीं बिहार है या बिहार में बाढ़ आ जाता है, बिहार में जब बाढ़ आ जाता है, मान लीजिए किसी पासवान का घर डूब रहा है, तो वहाँ पे बगल में जो मुस्लिम है या बगल में जो मान लीजिए यादव है या बगल में कोई माझी है, वो जरूर उसको वहाँ पे ये नहीं देखेगा उस समय कि वह, अगर कोई ब्राह्मण भी है ना तो वो नहीं देखेगा कि हम उसको बचाना नहीं है, वो पहले भूल जाएगा जाति को और उस समय उसको बचाएगा पहले। ठीक है, तो ये सब चीज होता है। भेदभाव को भूलकर सभी एक दूसरे को मदद करता है, एक दूसरे के होगा, एक दूसरे के मदद करते हैं। अतः सिद्ध हो जाता है कि कई विविधता के बाद भी, कई विविधता, कितना विविधता, देखिए धर्म अलग, संप्रदाय अलग, जाति अलग, है कि नहीं, भाषा जाति सब कुछ, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन सब अलग, फिर भी हम लोग एक। तो सिद्ध हो जाता है कि विविधता में एकता हमारे देश में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहा भी गया है कि किसी को राम नजर आता है तो किसी को रहमान नजर आता है, किसी को राम नजर आता है तो किसी को रहमान नजर आता है, मुझे तो हर जगह हिंदुस्तान नजर आता है। तो हम लोग को एकता में लगता है ना हमको राम देखना ना रहमान को, हमको हिंदुस्तान को देखना है कि नहीं? तो यही बात है।
और कहा भी गया है, क्या कहा गया है, आ मैं तेरी गीता बाँच लूँ तू पढ़ ले मेरी कुरान, आ मैं तेरी गीता बाँच लूँ तू पढ़ ले मेरी कुरान, और मेरा तो एक ही सपना है कि एक ही थाली में खाना खाए पूरा हिंदुस्तान। तो मेरा सपना यही है, हम लोग का सपना यही होना चाहिए कि हम लोग पूरा एक थाली है, हम लोग एक हिंदुस्तानी है और हम लोग को मिल कर रहना है। और कोई अगर विदेशी आक्रमणकारी होता है तो हम, या समाज में किसी तरह का मुसीबत आता है, कोई आपदा आता है, तो सब लोग मिल करके उसका हम लोग क्या करेंगे, सामना करेंगे, तो हम होंगे एक दिन कामयाब। समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद तो हम लोग देखते हैं हमारे समाज में असमानता तो ढेरी है, जाति का आधार पर, पैसा का आधार पर, सब कुछ ये है ना। यहाँ पे सवाल करा लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है, तो हम लोग देखिए लैंगिक विभेद मतलब लिंग का मतलब हो जाता है, लिंग का मतलब होता है सेक्स, यानी लड़का लड़की। लड़का लड़की के आधार पर भी हम लोग समाज में अंतर करते हैं कि नहीं करते हैं, उसी को कहते हैं क्या, अंतर तो ढेरी पे करते हैं, भाषा के आधार पर करते हैं भेदभाव, सब पे करते हैं, लेकिन ज़्यादा अंतर हम लोग लिंग के आधार पर करते हैं, लड़का लड़की करते हैं कि नहीं करते हैं भेदभाव, तो उसको हम लोग लैंगिक विभेद कहते हैं। लैंगिक विभेद किसे कहते हैं, तो लिंग यानी लड़का लड़की है, लड़का है कि लड़की है, पुरुष है कि स्त्री है, तो लिंग के आधार पर जो किए जाने वाले भेदभाव को हम लोग लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहते हैं। लिंग के आधार पर क्या होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी मनुष्य है, उसके सीने में भी दिल है, उसको भी 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, हमको भी है, और संविधान उसको भी 1 वोट का अधिकार दिया है, और हमको भी 1 वोट का अधिकार दिया है, तो फिर वह कम कैसे है, सोचने की बात है। ऐसा होता तो पुरुष का 1 वोट का वैल्यू 2 होता तब ना, लड़की के भी वोट का भी एक उतना वही वैल्यू है, लड़की के 1 वोट से भी कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, तो संविधान सबको बराबर अधिकार, नाम है संविधान। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गांव में अभी होता है कि लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहते हैं। लिंग का अर्थ है लड़का या लड़की से है, अब कहिए लिंग का मतलब क्या, लिंग का अर्थ है लड़का या लड़की से। आज के समय में लोग लड़की की तुलना में लड़का को ज़्यादा वैल्यू देता है, ज़्यादा अहमियत, इंग्लिश सब यही लिख दिया, अंग्रेजी लिख दिया, अहमियत होता है, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू देता है। लड़कियों से विभिन्न स्तर पर भेदभाव होता है, लड़की से एक जगह नहीं, बहुत जगह भेदभाव होता है। कहाँ कहाँ भेदभाव होता है, चलिए देखिए, सबसे पहले खान पान पर, जब बेटा खा लेगा तब बचेगा तो कहेगा उसी में खा लो बेटी को, पीछे से, वहाँ भेदभाव होता है, बहुत जगह होता है। आपके यहाँ मानते हैं, आपके यहाँ नहीं होता, मेरे यहाँ नहीं होता, होता होगा बहुत जगह, फिर भी होता है, बहुत जगह होता है। उसके बाद शिक्षा में भेदभाव, शिक्षा में भेदभाव, बेटा का किताब फटेगा तुरंत आज ला लेगा, फटने से पहले जूता आ जाएगा, अब बेटी का वही फटल का बैग कहेगा जाओ भैया का किताब से पढ़ लेना है, उसको कहेगा, तो समझ नहीं आ रहा है क्या बोलेंगे आप लोग, समझते हैं, सब समझदार हैं आप लोग। उसके बाद पालन पोषण में भी होवे करता है, बेटा को देगा महंगा महंगा कपड़ा ला करके, बेटी को दे देगा वो पूरा है, मतलब 100-150 वाला, 200, 400, 500 होता है, ढेरी घर का वो होता है, आपके घर का कहानी नहीं होगा, हम मानते हैं कहीं ना कहीं होता है। तो वहाँ पे पालन पोषण में भी भेदभाव होगा, बेटा को पढ़ाएगा महंगा स्कूल में, बेटी को गाँव का सरकारी स्कूल में भिड़े ले रहेगा, है कि नहीं, घास कटवाएगा। तो पालन पोषण में, शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में भी बेटा सब हम देखे हैं, आधा तो हम अपने गांव में खुद देखे हैं, बेटा उसका पढ़ता है बाहर में, हाँ 10,000 रुपया महीना में, बेटी को गांव में उधर लगे ले रहता है, और सरकारी स्कूल में, उसको कोचिंग, गांव में भी छोटे स्कूल में कोचिंग में नहीं भेजता है, जहाँ पे 300-400 टका लगता है। ये भेदभाव हम लोग देखते हैं। पहनावा ओढ़ावा में भेदभाव है, ये है कपड़ा में, ठीक है, यह लोकतंत्र का अवगुण है, ये नहीं होना चाहिए। ये भी क्या है, ये लैंगिक विभेद, ये भी लोकतंत्र का क्या है, अवगुण है। इस चीज़ को जिस दिन हमारा लोकतंत्र पार कर लेगा, ये सब खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारा लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। और इसको हम ही लोग को करना है, क्योंकि हम लोग अभी, आप लोग ही को ही करना है, क्योंकि आप लोग अभी विद्यार्थी हैं, और आने वाला समय में आप लोग ही इस देश का अफसर बनिएगा, मंत्री बनिएगा, कुछ ना कुछ। तो इस पर सोचिएगा, संसद में जाइएगा, आप ही लोग कानून बनाइएगा, तो वहाँ पर आप लोग कानून को थोड़ा सा क्या बनाइएगा, उस तरह से बनाइएगा। चलिए, तो देखिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं, हाँ, पहलुओं का चर्चा करना है, जिक्र करना है, जिक्र मतलब चर्चा, जीवन के विभिन्न पहलू मतलब विभिन्न बातों का चर्चा करना है, जहां पर भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जीवन के विभिन्न पहलू का मतलब बातों का जिक्र मतलब चर्चा करना है, जहां पर उसके साथ भेदभाव हो रहा है या वह कमजोर स्थिति में है। तो कहाँ कहाँ पे महिला के साथ भेदभाव, लड़कियों के साथ भेदभाव किया रहा है, वह लिखना है हम लोग को जीवन में। तो देखिए आजकल लड़कियों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जा रहा है। लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि उसका जीवन घर के 4 दीवारी के अंदर होता है, जो कहना बिल्कुल गलत है। उसका जीवन, समझ में आ रहा है। जबकि देखिए आजकल लड़की क्या नहीं कर रही है, लड़की कमजोर नहीं है, वह इतना मजबूत है कि वह मर्द को जन्म देती है। जिसका नाम लड़की है वह मर्द को जन्म देती है, वह कमजोर नहीं है। क्योंकि दुनिया का सबसे साहसी कौन है, लड़की है। क्योंकि किसी भी इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा
हाँ, साइंस कहता है कि कोई भी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 8 डेसिबल दर्द को बर्दाश्त कर सकता है। कितना? 8। 8। लेकिन एक लड़की जब माँ बनती है ना, जब बच्चे को जन्म देती है, उसको 12 डेसिबल दर्द होता है, वह सह लेती है। 12 डेसिबल दर्द का मतलब हुआ 20 हड्डी एक बार टूटना। तो ये इतना बर्दाश्त करती है, इससे ज़्यादा मजबूत शक्तिशाली तो कोई लड़का कोई नहीं है। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि लड़की का जीवन ये है, लड़की घर के 4 दीवारी के अंदर रहेगी। ठीक है, तो ये क्यों घर से बाहर क्यों नहीं निकलेगी? कहता निकलता है तो जमाना खराब है। तो सवाल है कि जमाना को खराब किसने किया है? ये भी सवाल अब होता है। लोग कहेगा लड़की घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो पूछेगा क्यों नहीं निकलेगा? कि लड़की है, जमाना खराब है। तो हम पूछते हैं लड़का से कि जमाना खराब क्या किया? तो जमाना खराब किसके कारण? लड़की को डर किसके लिए रहा है? तुम ही से तो लड़ रहा है। इसीलिए 4 दीवारी में तुमको रहना चाहिए। ठीक है, 4 दीवारी। और हमको लगता है कि लड़की सब दुपट्टा रखती है ना, देखिए थोड़ा सा एक अलग तरह का सोच है। लड़की जो दुपट्टा रखती है, ठीक है, भले लोग उसको लड़की का, ठीक है, शरीर का वस्त्र समझता हो, लेकिन मेरे नज़र से वो दुपट्टा लड़का का आँख के लिए होता है। वो आपके आँख पर लगाया हुआ कपड़ा होता है। लेकिन अलग बात है कि हम लोग गांव में अभी तक यही समझते हैं कि वो लड़की के शरीर का एक कपड़ा है, बल्कि वो हकीकत में अगर दूर से देखा जाए तो वो लड़का के आँख पर लगाया हुआ एक कपड़ा है। ठीक है, तो इसलिए लड़की घर के 4 दीवारी में क्यों? बाहर समाज खराब क्यों? किसने किया? हमने नहीं किया। ठीक है, जो कहना बिल्कुल क्या है, गलत है। लड़कों का खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पर अधिक खर्च होता है। लड़की पर कम में क्या कर लिया, कंप्रोमाइज करके किसी तरह से कर लिया जाता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे वो क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। और ये कमजोर स्थिति में हर जगह है, हर जगह हो रहा है उसके साथ। चलिए, अब हमारे समाज में लड़की का स्थिति सही है? नहीं है, दयनीय है। दयनीय शब्द का मतलब होता है जिसमें दया करने लायक। हो बेचारी की इतना हालत खराब है। पूरा समाज में हर चीज़ दबाया गया है, कहीं भी किसी चीज़ में अधिकार नहीं बोलने का है। चुप, लड़की है, लड़कियों का इतना बोलती है। हाँ, हर जगह पर तो पूरा इस तरह से दबा करके रखा गया है समाज में। तो ये दयनीय स्थिति था, दया करने लायक है। पूरा खराब स्थिति में बेचारी, बहुत ठीक नहीं है इसका स्थिति। तो इसका 4 उत्तरदायी, इसके लिए 4 जिम्मेदार, उत्तरदायी का मतलब था जिम्मेदार, इसके लिए 4 जिम्मेदार कारण को लिखना है। लड़की जो आखिर लड़की का स्थिति सही नहीं है भारत में, औरत का स्थिति सही नहीं है, गिरा है, तो इसके लिए 4 कौन सा कारण है जिम्मेदार, उत्तरदायी वाला जिम्मेदार, वो 4 जिम्मेदार कारण का लिखना है। तो लिखा आंसर है कि स्त्री के दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार 4 कारक नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित है। सबसे पहला है महिला में शिक्षा का अभाव। इसका सबसे बड़ा है, वही सब में कमी है कि वह पढ़ती लिखती कम, पढ़ने लिखने में नहीं, वह क्या करेगी, ढील हेरने में। अब ढील नहीं हरती, अब मोबाइल चलाने में सब में लग गई है सबको। देखिए, और हम बताते हैं एक बात सुनिएगा। किसी ने कहा है कि शराब तो ऐसे बर्बाद है। ठीक है, शराब तो वैसे बर्बाद है, वरना इस मोबाइल ने भी बहुत घर उजाड़ा है। ठीक है, हाँ, समुंदर ऐसे ही बदनाम है। मोबाइलों में बहुत सारा लोग जब घुस गया तो वो नहीं निकला है आज तक। समुंदर बेकार है, बदनाम है। मोबाइल में बहुत सारा लोग आजकल घुसने के बाद नहीं निकला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग को समझना चाहिए। तो महिला में शिक्षा का अभाव सबसे पहले उसका खराब हालत के लिए जिम्मेदार है। वो पढ़ने लिखने में पीछे है, ये जो भी कारण हो, मतलब पढ़ाई में नहीं होने के कारण उसका ये है। ठीक है, दूसरा, महिलाओं को पीछे होने के कारण पर्दा प्रथा, उसमें पर्दा रहेगा, घूंघट ससुराल में रहेगी तो घूंघट में। और मतलब हम मुस्लिम धर्म में तो कमाले है, नकाब, बुर्का, उसके अंदर उसको रखा जाता है। वो अंदर रहेगी, सब दिन मुंह ढक के रहेगी। बताइए वो कैसे काम करेगी, किस तरह समाज में चलेगी? बताइए, ये सब प्रथा तो और ख़राब है। मुस्लिम सब में तो और ख़राब है। पर्दा प्रथा ज़्यादा मुस्लिम में, बुर्का के अंदर रहती है ढक करके, कैसे काम धाम करेगी? आप ही को मुँह का अनुमान, खाली आँख खुला रहेगा तो क्या काम कर लीजिएगा? बताइए, हाँ, पूरा देह ढक करके। तो ये चीज़ क्या है, भेदभाव होता है। और भेदभाव ये होता है, और हम देखे हैं कहीं पे लड़की के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। हमारे समाज में भेदभाव होता है, कदम कदम पर भेदभाव हो रहा है। क्या भेदभाव हो रहा है? और ये तर्क दिया, कोई लड़का अगर सिगरेट पिएगा ना, कहता है मत पियो, उसका फेफड़ा खराब हो जाएगा। ठीक है, और कोई लड़की जब सिगरेट पीती है तो उसका संस्कार कैसे खराब हो रहा है? उसका भी तो फेफड़े खराब होता होगा ना, है ना? तो इस तरह से ये बात कह करके कि लड़की का जब सिगरेट पी लेती है, शराब पिएगी, तो उसको कहेंगे हम कि तुम्हारा संस्कार खराब हो रहा है। लड़का का संस्कार खराब नहीं हो रहा है, संस्कार और फेफड़ा दोनों खराब हो रहा है। जबकि लड़की का कहेगा कि तुम्हारा संस्कार खराब हो रहा है, और लड़का को नहीं, लड़का को संस्कार कहाँ खराब हो रहा है? सिगरेट पीने से उसका संस्कार तो बन रहा है, उसका खाली फेफड़ा खराब हो रहा है। ये सोच हमारा भी समाज को घटिया कर रहा है। लड़का भी शराब पिए तो कहो उसको संस्कार के साथ तुम्हारा फेफड़ा दोनों खराब हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके लिए दहेज प्रथा,
देखिए दहेज प्रथा, दहेज के कारण बहुत सारे लोग बेटी को पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि चाहता है कि जब ये शादी होगा तो 10 लाख लेके जाएगी दहेज, तो इसको पढ़ा करके क्या करेंगे, 10 लाख जमा करके हम उसको दहेजे दे देंगे। अगर नहीं तो 10 लाख लगा कर पढ़ाएंगे, फिर 10 लाख दहेज में लगेगा तो 20 लाख लग जाएगा। इसलिए 10 लाख उसका दहेजे के लिए जमा करना शुरू कर देता है, कहता तू बढ़िया से घर में कामे धाम करो, पढ़ाई लिखाई मत करो। पढ़ाई लिखाई नहीं करती है तो वह नीचे समाज में हो जाती है। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वह बाल विवाह, बच्चे में बियाह हो जाता है, जिसके कारण बेचारी कुछ सोच समझ नहीं पाती है, कुछ अपना जीवन का कुछ डिसीजन नहीं ले पाती है। हाँ, और बचपन में उसका घर परिवार बस जाता है, काम धंधा में इस तरह सोच रह जाती है कि वह फिर बाहर नहीं निकल पाती है, समाज में कुछ कर नहीं पाती, कुछ नया कर नहीं पाती है। एक गृहिणी बन करके समाज में दब करके उसका जीवन का क्या होता है, एक तरह से नष्ट हो जाता है। और एक कारण है सती प्रथा, जो आज नहीं है, बहुत दिन पहले हुआ करता था। सती प्रथा क्या है अगर आप पूछिएगा तो देखिए, ये सती प्रथा क्या था, मध्यकाल में हुआ करता था। क्या होता था कि अगर किसी का पति मर गया, किसी का पति अगर किसी भी कारण से मर गया, तो उसका पति को जलाएगा तो उससे पहले उसका पत्नी को भी क्या करेगा, पहले उसी चिता पर जिंदा ऐसे करके बैठा देगा, उसका पति को चिता लाश को उसके हाथ में देकर जिंदा उसको पति की चिता के साथ उसको जला दिया जाता था। अगर नहीं वो जिंदा जलती थी तो उसको मार करके जिन उसको मतलब उसमें जलाया जाता था। तो ये सती प्रथा का था, तो सती है तो तुम जल जाओ उसके साथ। बोलिए ये कौन सा न्याय का बात है, हैं? जब पति मरेगा तो वो सती होगी, अब पत्नी के मरने पर क्या करता था कि पति उसका 7 दिन के अंदर दूसरा शादी कर लेता था। ये कौन सा प्रथा था, हैं? पत्नी मरेगा तो दूसरा शादी कर लेंगे, पति मरेगा तो सती क्यों, तुम ही सता हो जाओ, हैं? जब किसी का पत्नी मरा तो पति को भी सता हो जाना चाहिए जब वो सती हो जाती है। तो ये सब प्रथा जो है हमारे समाज में लड़की सबको, औरत सबको, स्त्रियों को पीछे रखने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार हुआ। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आप लोग समझ गए। तो ये 4 कारण जिसके कारण महिला पीछे है। पहला नहीं, शिक्षा में पीछे होना महिला का। अब लेकिन बड़ा अच्छा है, शिक्षा में आगे हो रही है, हर जगह देखते हैं, बहुत जगह बहुत रिजल्ट टॉपर सब ला रही है लड़की सब, ठीक है। फिर पर्दा प्रथा भी अब खत्म हो रहा है, आप देखते हैं लड़की सभी फटल का जीन्स पहन के घूमने लगी है, ठीक है। तो ये हो गया है। उसके बाद क्या हुआ, हालांकि इसका मतलब हम ये बढ़ावा नहीं दे रहे इस चीज़ को, लड़की जींस पहन के घूमे फटा हुआ, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। हम लोग देखिए, हम लोग के गांव में क्या होता है कि हम लोग का जब कपड़ा फट जाता था अब शुभ बात होता है, ठीक है। और इंग्लैंड में देखिए अंग्रेज सब उसका कपड़ा फाड़िए के घूमता है, और आजकल तो हमारे भारतों में चलने लगा अभी सब, ठीक है। तो महिला में पर्दा प्रथा, उसके बाद दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए फिर हम लोग को क्या करना है, आप लोग सोचिए, सब लड़का लड़की सब मिलकर के दहेज नहीं लीजिए, नहीं दहेज दीजिए, जो दहेज मांगता है उसे शादी नहीं कीजिए, ठीक है। तब इस तरह से दहेज बंद हो जाएगा। हम तो कहते हैं इसका है नहीं, अगर आप दहेज लड़की कहेगी शादी नहीं करेंगे तो तैयो बाप मैं शादी करवाई। इसका सबसे बड़ा उपाय, लड़की अपने जीवन में इतना सक्सेस हो जाए, इतना पैर पर खड़ा हो जाए कि आपसे कोई दहेज मांगवे नहीं करे। अगर मान लीजिए कि कोई, मेरे गांव में हम देखे हैं, मेरे गांव के बगल में एक गांव है, वहाँ पर हम देखे हैं, वहाँ पे एक लड़की थी, वह जो थी ना शादी से पहले ही सक्सेस हो गई, उसको जॉब लग गया, 50,000 रुपया महीना आ रहा था। आप बताइए, अब पता है उसी के चच्चे, जिसको जॉब हुआ उसका चच्चा का भी एगो बेटी थी, वो बहुत सुंदर थी देखने में, उससे जिसको जॉब नहीं, उसके यहाँ शादी कोई करने नहीं आता था, जल्दी आता था तो बहुत 10 लाख 20 लाख का मांग करता था। और उसके यहाँ जिसको जॉब लग गया वो देखने में अच्छी नहीं थी बस, जबकि उसके यहाँ वो अच्छा लड़का आता था फ्री में, आगे द्वार पर लाइन लगे रहता था। हम लोग जब भी जाते थे तो देखते थे लगल 2 गाड़ी कौन है, तो कहता था कि इसका आया है, शादी करना चाहता फ्री में। तो देखिए, तो लड़की को इससे निकलने के तरीका है, पैर पर खड़ा हो जाओ, कुछ इस तरह से कमाओ, तुम कमाओ खुद, अब तुमको तिलक के लेगा। तो इसीलिए पैर पर खड़ा होना सबसे बड़ा बात है, ठीक है। तो ये सब हो रहा है महिला के साथ भेदभाव। तो यहाँ से संबंधित एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्या करते हैं, देख ही लेते हैं। कहता है कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं, क्या सरकार इसको रोकने में सफल हो पाया है? भ्रूण हत्या क्या होता है? भ्रूण जब बच्चा पेट में होता है ना, छोटा होता है, उस समय उसको भ्रूण कहते हैं, और क्या है, उसका हत्या कर दिया जाता है। तो देखिए क्या होता है, हमारे समाज में लड़कों को लोग ज़्यादा चाहता, क्यों कहता है, लड़का क्या करेगा, मुंह में आग देता है। बताइए, लोग को मुंह में मरने के बाद भी आग लेने का इच्छा है। देखिए इच्छा कितना बड़ा इस धरती पर लोग पाल कर रखा है, जीवन में जिंदा में वो सब कुछ करेगा, मरने के बाद उसको मुंह में आग वो लेना है। बताइए, उसके लिए आग लेना है। जब आगे ले रहा है तो कौन सा ऐसा बोलो, कौन सा संविधान में लिखा है जब आग लेना है? ये कोई अच्छा चीज़ है आग लेना मुंह में? चलो आग लेने है तो बेटी आग नहीं दे सकती है क्या? उसको हाथ नहीं है, दे सकता। लेकिन लोग कहते हैं वो आग लेगा, उसको उद्धार करेगा, ये वो गंगा लाभ करेगा। ये सब बेकार का फालतू मानसिकता हमारे गाँव में बना हुआ है। इसी कारण लोग बेटा को ज़्यादा वैल्यू देता है, ज़्यादा वैल्यू देता है। और क्या करता है, तो देखिए भ्रूण हत्या क्या है, यह एक क्या है, सामाजिक बुराई एक है, ये समाज का बुराई है, जिसके तहत क्या कहता है, माता के गर्भ में, जब गर्भ मतलब पेट में ही पल रहा होता है ना शिशु,
तो उसका लिंग का जांच कर लिया जाता है। कैसे पता कर लिया जाता है? एक टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड नाम का टेस्ट, इससे पता चल जाता है। हालांकि ये टेस्ट लड़का लड़की को जांच के लिए नहीं आया, ये टेस्ट इसलिए आया था कि बच्चा सब को बीमारी होता है ना, तो उसके बारे में पता कर लेने के लिए आया था। लेकिन लोग इससे लिंगो पता चलता है, इससे अब लिंग पता करवा लेता है। हालांकि ये कानूनी रूप से बैन है। कोई भी डॉक्टर बिना विशेष बीमारी के लिंग नहीं बता सकता है और कोई पूछ भी नहीं सकता है लिंग के बारे में। जांच होगा तो लिंग डॉक्टर नहीं बताता है और पूछ भी नहीं सकते हैं आप, ये कानूनी अपराध है। लेकिन बहुत सारा लोग क्या करता है आज के दिन, पता है ना, रिश्वत के बल पे सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड कर लिया जाता है। अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि बच्चा पेट में लड़का है कि लड़की है। यदि बच्चा लड़की है तो जानबूझकर उसको गर्भपात यानी ओवर्सन करवाया जाए, दवाई खा के या जिस भी तरह से हो उसको क्या करता है, हत्या करवाता है, पेट में ही उसको मरवा कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं गर्भपात। पेट में ही बच्चा को मार के गिरा दिया जाता है, इसको गर्भपात या ओवर्सन कहते हैं, करवा दिया जाता है। और इसी कारण हमारे देश का लिंगानुपात कितना है, 943 1000 है। अर्थात 1000 लड़का पर हमारे देश में भी 943 लड़की ही है। सोचिए 943 लड़की ही है, तो हमारे देश में लड़की की संख्या अभी भी क्या है, 1000 लड़का में 943 से शेष लड़का क्या रहेगा, कुमारे रहेगा। समझिए, लड़की का वैल्यू होना चाहिए ज़्यादा। जो चीज़ ज़्यादा होता है, जो चीज़ कम होता है उसका क्या होना चाहिए हमारे देश में, जो चीज़ कम होता है उसका वैल्यू होता है ना। मिट्टी सस्ता क्यों, क्योंकि ज़्यादा है। सोना महंगा क्यों, क्योंकि वह कम है। लड़की कम है, इसी को तिलक देना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन हमारा समाज का सोच इस तरह का घटिया है। देखिए लड़के तिलक ले रहा है, ठीक है। आजकल तो हम देखे हैं तिलक दहेज के लिए लड़कियों जिम्मेदार है। जिसके यहाँ बेटा होता है ना, उस बेटा का माँ पहले ही से हम देखते हैं घर में कोना सजाने लगती है। इधर टीवी रखेंगे, इधर फ्रिज रखेंगे बेटा के ब्याह में, इधर वॉशिंग मशीन रखेंगे। तो ये लड़की है, ताकि वो माँ जो तिलक के लिए जो मांग कर रही है वो भी तो एक लड़की है। तो लड़की तो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। और तिलक लेने के मामले में बाप से ज़्यादा मैये को देखें आगे होता है गाँव में। हाँ, कम नहीं चलेगा। वहाँ जाके जब गप फाइनल हो रहा है तो यहाँ फोन पे यहाँ से कहेगी अगर फ्रिज नहीं मिलो तो देख ली है तोरा घर पर वो हमें सब कुछ कर देंगे। हाँ, तो इस तरह से मतलब ये लड़की है, लड़की को कर रही है। लड़की को जो है ना सोचना पड़ेगा यहाँ पे, ये सब चीज है कि नहीं। तो ये घटते जा रहा है। क्या होगा, और एक समय होगा और घटेगा, एक समय होगा क्या होगा और घटेगा। ठीक है, क्योंकि लड़की सबको मार दिया जाता है कि नहीं। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने 1971 में कब कानून बनाया था, जिसे हम लोग भ्रूण हत्या अधिनियम कहते हैं। अधिनियम का मतलब कानून होता है। क्या होता है, कानून। भ्रूण हत्या अधिनियम बनाया था। यह कानून लेकिन असफल रहा, यह कानून असफल रहा। इसको रोकने के लिए लोगों को सोच बदलना जरूरी होगा कि लड़का और लड़की दोनों में कोई भी कम नहीं होता। क्योंकि समाज में लड़का और लड़की दोनों क्या है, समाज रूपी गाड़ी का 2 चक्का है। अगर एक चक्का को पंक्चर हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चल सकता है। इसके लिए और सरकार कोई भी कानून बना ले, भ्रूण हत्या अधिनियम बना ले या कोई बना ले, भ्रष्टाचार को सरकार नहीं रोक सकता, उसको हमारा संस्कार रोक सकता है। नीतीश कुमार को देख रहे हैं ना, पूरा सब काम को छोड़ करके सब पुलिस को, सब मास्टर सबको क्या करता है, हम देखते हैं शराबे बंद करवाने में लगा देता है, लगवा दिया है। स्कूल के मास्टर सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के देखते हैं शराबी सबको पकड़ते फिरता है। बताइए मास्टर का कितना बुरा दिन आ गया है अभी। पुलिस अभी यही सब करते रहता है। तो बताइए शराब सरकार का बस का बात, किसी भी सरकार का बाप का बस का बात नहीं कि शराब को रोक लेगा। क्योंकि उसको हम लोग जब पिएंगे, जब हम बनाते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं से वो आ ही जाता है। ठीक है, और दुनिया में देखिए सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा व्यवस्थापक एक शराबी होता है। शराबी को आप 1 टका नहीं दीजिए, वो घर से निकल जाएगा, उधर से पिए के चलाएगा। सबसे बड़ा दुनिया में व्यवस्थापक जो होता है, मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, मैनेजर सबसे बड़ा वो दुनिया में शराबी है। एक आदमी को आप चावल के लिए भेज दीजिए, पैसा नहीं, घूम के चलाएगा खाली हाथ, लेकिन एक शराबी को आप भेज दीजिए, वो उधर से पी के आएगा, चाहे पैसा हो कि ना हो। सबसे बड़ा मैनेजर वो होता है। कहाँ से पैसा की व्यवस्था हो जाता है भगवान जाने। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो भ्रष्टाचार है इसको सरकार नहीं रोक सकती है। शराब को सरकार नहीं रोक सकती जब तक हम लोग नहीं, दहेज को सरकार नहीं रोक सकेगी जब तक हम नहीं चाहेंगे। इसको हमारा संस्कार रोक सकेगा। तो हम लोग को क्या करना है, लड़का और लड़की किसी में अंतर नहीं समझना है। इसको रोकने के लिए लोगों को सोच बदलना होगा। सोच बदलेंगे तो फिर हमारा देश बदलेगा, हमारा सब कुछ रीति रिवाज कल्चर बदलेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार सरकार नहीं, आपके संस्कार रोक सकती है। क्योंकि भ्रष्टाचार सरकार नहीं, कौन रोक सकता है, आपका संस्कार रोक सकता है। तो हम लोग को संस्कार में इस चीज़ को पैदा करना है कि लड़का और लड़की दोनों में से कोई भी क्या है, एक सिक्का का 2 पहलू है दोनों। अगर ये कोई सिक्का हो, उसका एक तरफ का पार्ट हो, एक तरफ का नहीं हो, उखड़ जाए, घिस जाए, तो वो पैसा नहीं चलता है। तो इस तरह से ये समाज का हम लोग एक सिक्का समझे और लड़का लड़की को क्या समझे, उसका क्या करें, दोनों को एक पहलू समझे। तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए। अब हम लोग आगे कल पढ़ेंगे बिहार के विकास में महिला का योगदान है कि नहीं। ये बिहार का जो विकास हो रहा है, ठीक है, इसमें महिला का क्या वैल्यू है, क्या नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग फिर से भाग 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।